तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1408 के बारे में। मूवी माइक एंसलिन नाम के एक लेखक के ऊपर आधारित है जो अक्सर हॉन्टेड होटल्स, रिजॉर्ट्स और अलग अलग जगह में जाके रहता था और अपने एक्सपीरियंस को लेके बुक पब्लिश करता था। लेकिन एक बार वो एक गलत जगह जाके रहता है और उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटती है और वो काफ़ी डरावना होता है। लेकिन ये मूवी बहुत ही डरावनी है। माइक एंसलिन 35 से 40 साल की उम्र का एक आदमी था जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अपनी बेटी कैटी के मौत के बाद वो काफ़ी रूड और सेल्फिश इंसान होता है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होता है और जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए उसे फेस करने की बजाय उससे भागता रहता है। अपने पत्नी को भी डिवोर्स दिए बिना ही वो चला जाता है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो उसके पिता से भी रिलेशन तोड़ देता है और उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देता है। वो एक पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करता था और उसके लास्ट नॉवेल के बाद वो काफी फेमस हो जाता है और लोग उसे अपने हॉन्टेड होटल्स में बुलाते थे ताकि वो अपने बुक में उसके बारे में छापे और फिर उनको पब्लिसिटी मिले। एक दिन उसे एक मेल आता है कि न्यूयॉर्क के डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में मत जाना। वो लेटर देख के वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो वहाँ जाने की सोचता है। वो रिजर्वेशन के लिए होटल कॉल करता है पर होटल वाले मना कर देते हैं। वो बार बार कॉल करता है पर वो लोग उसका कॉल लेना बंद कर देते हैं। यही बात वो जाके अपने पब्लिशिंग हाउस के मैनेजर को बताता है और वो मैनेजर तब उसे बोलता है कि यूएस लॉ के अनुसार अगर किसी होटल में कोई रूम खाली होता है तो वो रूम गेस्ट को देना ही पड़ेगा। तो अगले दिन माइक अपना बैग पैक करता है और न्यूयॉर्क चला जाता है। वो न्यूयॉर्क सिर्फ एक दिन के लिए जाता है। उस होटल के बारे में वो पढ़ता है और उसे पता चलता है कि पिछले 95 इयर्स में टोटल 56 मौतें हुई है और सारी मौतें सुपर नेचुरल डेथ या फिर सुसाइड के कारण हुई है। वो रूम पहुंचते ही अपने मिनी कैसेट रिकॉर्डर में अपनी बातें रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि वो रूम काफी बोरिंग दिखता है और कोई भी सुपर नेचुरल बिहेवियर वो महसूस नहीं कर रहा है। तभी अचानक रेडियो में द कारपेंटर्स नामक बैंड का हिट गाना वी हैव ओनली जस्ट बिगन बजने लगता है और घड़ी में काउंटडाउन 60 मिनट्स का दिखाता है। माइक को उस रूम में मरने वालों की आत्माएं दिखने लगती है। साथ ही उसकी बेटी कैटी और उसके बीमार बाप भी दिखने लगते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता है। माइक लैपटॉप से अपनी पत्नी लिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण लैपटॉप खराब हो जाता है। उस रूम की टेम्परेचर अचानक कम होने लगती है और लैपटॉप फिर से चलने लगता है। लैपटॉप में माइक को एक वीडियो चैट दिखता है जहां वो देखता है कि उसके जैसे ही दिखने वाला कोई उसकी पत्नी को कॉल करके होटल बुलाता है। अचानक पूरा रूम बहुत जोरों से हिलने लगता है और माइक एक फोटो फ्रेम जिसमें एक शिप तूफान में होता है वो गिरा देता है। उसी फोटो फ्रेम से पानी निकलने लगता है। पूरे रूम में पानी भर जाता है। माइक अचानक अपने आप को एक बीच में पाता है और एक सर्फिंग एक्सीडेंट जो पहले मूवी में दिखाई जाती है वो उसके साथ फिर से होता है। उसकी जिंदगी वहाँ से फिर से शुरू होती है जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ फिर एक हो जाता है। लिली को लगता है कि जो कुछ भी माइक के साथ रूम नंबर 1408 में हुआ वो एक बुरा सपना था और वो माइक को उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर एक बुक पब्लिश करने के लिए कहती है। माइक अपनी स्टोरी पब्लिशर को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। तभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिखते हैं जो डॉल्फिन होटल के एम्प्लॉयज होते हैं। वो लोग पोस्ट ऑफिस की दीवारें तोड़ने लगते हैं। तभी माइक को समझ में आता है कि वो रूम नंबर 1408 से बाहर निकला ही नहीं।
कैटी जो माइक की बेटी थी, उसकी आत्मा उसके सामने होती है और जब 60 मिनट्स का काउंटडाउन खत्म हो जाता है, रूम फिर से नॉर्मल दिखता है और घड़ी फिर से 60 मिनट्स काउंटडाउन पे रिसेट हो जाता है। होटल का ऑपरेटर माइक को कॉल करता है। माइक उससे पूछता है कि वो अब तक जिंदा क्यों है। तभी ऑपरेटर उसे बताता है कि गेस्ट अपनी मर्जी की मालिक होते हैं और या तो जितना मन करे उतनी बार वो पिछले 60 मिनट्स जी सकते हैं और नहीं तो एक्सप्रेस चेकआउट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं जहां एक फांसी का फंदा दिखता है। माइक हार मानने को तैयार नहीं होता है और रूम की खिड़की तोड़कर निकल जाता है। खिड़की टूटते ही पूरा रूम बर्बाद हो जाता है और माइक अपनी जीत पर बहुत खुश होता है। होटल के मैनेजर ऑलिन उसके ऑफिस में माइक की बहादुरी की तारीफ करता है। तो ये मूवी की एंडिंग है, लेकिन इसके अलावा मूवी के डायरेक्टर ने और एंडिंग निकाली थी। अब उसके बारे में बात करते हैं। एंडिंग नंबर 2। रूम को आग लगाने के बाद माइक आग से बच जाता है। उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है और लिली के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करता है। लिली माइक को एक बॉक्स देता है जो पोजेस्ड होता है और उसे डिस्पोज करने को कहती है, क्योंकि वो बॉक्स उसे बुरे समय की याद दिलाती है। पर माइक कहता है कि कभी कभी बुरी यादों के साथ ही हमें चलना पड़ता है, हम चाहकर भी उन यादों को मिटा नहीं सकते। ये थी एंडिंग नंबर 2, जो कि हैप्पी एंडिंग थी। अब है एंडिंग नंबर 3। माइक बच जाता है और लिली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। उसे वो पॉजेस्ड बॉक्स मिलता है और वो लिली के सामने टेप रिकॉर्डर प्ले करने लगता है और उसमें उसे कैटी की आवाज सुनाई देता है। ये सुन के लिली हैरान हो जाती है और रियलाइज होता है कि माइक के साथ जो भी हुआ था वो एक सपना नहीं था, बल्कि सच में हुआ था। कैटी सच में उससे बातें कर रही थी। यहीं पे सीन खत्म हो जाती है। अब एंडिंग नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग। इस एंडिंग में माइक गुजर जाता है, उसका फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल के बाद पब्लिशिंग हाउस के मैनेजर के ऑफिस में एक पार्सल आता है जो कि फर्स्ट ड्राफ्ट होता है जो माइक ने लिखा था। अब ये ड्राफ्ट वही ड्राफ्ट है जो माइक अपने सपने में पोस्ट ऑफिस में भेजने गया था। यहाँ पर डायरेक्टर ये दिखाने की कोशिश करता है कि माइक को उसके कहानी आखिर में मिल ही जाती और उसकी बुक पब्लिश हो जाती है। इन 4 एंडिंग्स के बाद डायरेक्टर को चूज करना था कि कौन सी एंडिंग देनी है, तो इसीलिए डायरेक्टर ने एंडिंग नंबर 4 को चुना, जहां माइक की मौत हो जाती है और रूम नंबर 1408 परमानेंटली बंद कर दिया जाता है और माइक की आत्मा उसकी बेटी के साथ हमेशा के लिए रहने लगता है। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी खत्म होती। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए स्टे सेफ।